Hello everyone, I am here with the third chapter of class 8 Political Science, means Civics, and the name of the chapter is Why Do We Need a Parliament? ये क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर थर्ड है जिसका नाम है वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें संसद की ज़रूरत क्यों होती है, पार्लियामेंट यानी संसद की ज़रूरत क्यों होती है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट इट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी इन इंडिया pride ourselves on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizen. हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इस चैप्टर में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता, पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। It is these elements that together make us a democracy, and that is best expressed in the institution of the parliament. In this chapter, we will try to see how the parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the constitution. यही वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है, एक्सप्रेस्ड यानी कि अभिव्यक्ति। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के, हमारा जो पार्लियामेंट है, देश के सिटीजन्स को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और गवर्नमेंट पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर पार्लियामेंट इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल और संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का केंद्रीय तत्व है। वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. Under colonial rule, the people have lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took, but they faced grave danger if they tried to criticize these decisions. The freedom movement changed this situation. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे बैकग्राउंड्स की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की बैकग्राउंड्स के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। कॉलोनियल शासन के तहत, कॉलोनियल शासन मैंने आपको बताया है कि जो ब्रिटिश थे उनके अंडर में जितने भी टेरिटरी यानी जितने भी राज्य या जो भी क्षेत्र आता था वो उनका कॉलोनियल यानी कि उपनिवेश कहलाता था। तो इसके तहत ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे गवर्नमेंट के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। फ्रीडम जो लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन ने ये स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे।
As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask question. 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए. The Government of India Act 1909 allowed for some elected representation. 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी. While these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow all adults to vote, nor could people participate in decision making. हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को यानी कि जो अडल्ट्स थे न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे. As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि कॉलोनियल शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं. With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे. This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's need and demands. लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि गवर्नमेंट जो चाहे कर सकती थी. इसका मतलब ये था कि अब जो गवर्नमेंट है उसको लोगों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील होना होगा. द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise, that is that all adult citizens of the country have the right to vote. स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं, एस्पिरेशन का मतलब होता है आकांक्षा, ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया. इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो कि मैंने आपको बताया है कि इंडिया में 18 इयर्स के एवं जो भी अडल्ट हैं वो यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइज के में आते हैं. मीन्स उनको वोट देने का अधिकार है. वो चाहे किसी भी जेंडर के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों, वो चाहे रिच हों चाहे वो पुअर हों, सभी को इक्वल राइट है वोट देने का. तो कि सिद्धांत को अपनाया यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के सिद्धांत को अपनाया. और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि देश के सभी वयस्क यानी कि अडल्ट नागरिकों को वोट देने का अधिकार है. पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि. द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कॉन्सेंट, दैट इज़ द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रधान बिंदु होता है. टेक ऑफ पॉइंट यानी कि सहमति, एक दूसरे से सहमत होना. सहमति का मतलब है डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा. अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति. एंड पार्टिसिपेशन का मतलब होता है लोगों की हिस्सेदारी.
It is the decision of people that creates a democratic government and decides about its functioning. लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है. The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए. हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? अप्रूवल का मतलब मंजूरी. One way of doing so, as you read in, is through elections. जैसा कि आपने मंजूरी देने का एक तरीका इलेक्शन जानते हैं, यानी वोट देना, चुनाव करना. People would elect their representative to the parliament, then one group from among these elected representatives form the government. The parliament, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. लोग पार्लियामेंट के लिए अपने प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं. इन्हीं जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हीं में से एक जो ग्रुप होता है वो गवर्नमेंट बनाता है. पीपल द्वारा चुने गए जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके समूह को, ग्रुप को पार्लियामेंट कहा जाता है. ये पार्लियामेंट गवर्नमेंट को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है, मतलब उसको गाइड करती है. इस लिहाज से अपने जो भी चूजन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके माध्यम से ही लोग गवर्नमेंट बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं. द रोल ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का रोल क्या है उसको देखते हैं. Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. इंडिपेंडेंस के बाद गठित की गई भारतीय जो भी इंडियन जो पार्लियामेंट है वो लोकतंत्र के सिद्धांतों में इंडियन पीपल की आस्था का प्रतीक है. These are participation by people in the decision making process of government by consent. ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जो पीपल हैं उनकी हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन की. The parliament is our system has immense powers because it is the representative of the people. हमारी व्यवस्था में पार्लियामेंट के पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावर्स हैं क्योंकि वो पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन करती हैं. इलेक्शन टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. लोकसभा यानी स्टेट लेजिस्लेचर यानी लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह से राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं. यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है राज्य विधानसभा. द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर. आमतौर पे लोकसभा के लिए हर 5 ईयर में चुनाव करवाए जाते हैं. द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू numerous constituencies as shown in the map of page 41. Each of these constituencies elect one person to the parliament. The candidates who contest elections usually belong to different political parties.
जैसा कि पेज नंबर 41 पे जो मैप है उसमें आप देख सकते हो कि कंट्री को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्षेत्र में से एक व्यक्ति को पार्लियामेंट में भेजा जाता है। इलेक्शन लड़ने वाला जो भी उम्मीदवार होता है आमतौर पे वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। You can see there is a table. You can see political party and number of MPs, member of parliament. MPs का मतलब होता है member of parliaments. So भारतीय जनता पार्टी यानी 282, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 9, इंडियन नेशनल कांग्रेस 44, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 6. So these are the national parties, and there are so many parties from state parties. These are the state parties, and they are the number of the seats. So grand total is 543. मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो है 543 है. You can see there are the result. Once elected, these candidates became members of parliament और MPs. एक बार जीत जाने पे ये जो कैंडिडेट्स हैं वो MPs कहलाते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. दीज MPs टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, और ये सारे MP मिलकर के पार्लियामेंट बनाते हैं. वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. जब इलेक्शन हो जाते हैं, नए पार्लियामेंट का गठन हो जाता है, तो उसके बाद पार्लियामेंट के पास क्या क्या काम होते हैं उसको हम देखते हैं यहाँ पे. फर्स्ट, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, मतलब कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना. पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. जो पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं और लोकसभा के मेंबर. मतलब ये तीन जो लोग हैं वो मिलकर के पार्लियामेंट को बनाते हैं. मीन्स प्रेसिडेंट, राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं और लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं ये सारे मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा का जब इलेक्शन हो जाता है, अ लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी MPs बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. तो एक लिस्ट बनती है जिसमें ये पता चलता है कि कितने MPs किस किस पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करते हैं. फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड MPs. तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कि गवर्नमेंट बनाना चाहता है उसके जो MPs हैं वो मेजॉरिटी में होने चाहिए. सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड, मतलब कि 543 MPs हैं प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड, और उसके बाद 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं, तो टोटल हो जाता है हमारा 545 मेंबर्स इन लोकसभा. टू हैव अ मेजॉरिटी, अ पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ ऑफ द नंबर. अगर कोई पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है तो उसको पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी यानी बहुमत साबित करना पड़ेगा. और बहुमत साबित करने का मतलब ये है कि एटलीस्ट उसको जितने भी लोकसभा सीटें हैं उसका हाफ तो उसको शो करना होगा. जैसे कि यहाँ पे दिया है दैट इज़ 272 मेंबर्स और मोर, मतलब कि कम से कम उसको 272 मेंबर्स या उससे ज़्यादा की मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी. द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़ दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन फॉर्म. तो अपोजिशन क्या कहलाता है कि एक पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और रेस्ट ऑफ जो भी पार्टियाँ हो जाती हैं वो अपोजिशन हो जाती हैं पार्लियामेंट में. और वो जो मेजॉरिटी पार्टी है यानी कि अगर उसको पूरा बहुमत मिला हुआ है, मतलब उसके पास अगर पूरे देश में जो चुनाव हुआ, पूरी कंट्री में जो चुनाव हुआ, अगर उस चुनाव में उसके 272 MPs हैं या उससे ज़्यादा MPs हैं तो इसका मतलब उसको मेजॉरिटी मिल गई है. अदरवाइज़ कॉलिशन फॉर्म, कॉलिशन का मतलब होता है गठबंधन. गठबंधन का मतलब ये होता है कि सपोज़ करिए कि उनके पास 200 ही MPs हैं, हाँ, और उनके नीचे बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, किसी का 150 है, किसी का 100 है, इस टाइप से उनके पास MPs हैं. तो अभी भी
जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, यानी कि जिसके पास 200 MP सबसे ज़्यादा है, वो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन अभी भी वो अपने दम पे गवर्नमेंट नहीं बना सकती। मेजॉरिटी चूँकि उसके पास नहीं, उसके पास अभी भी 72 MPs कम है, तो वो क्या कर सकती है कि वो किसी भी दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिला सकती है और हाथ मिला करके उसके MPs के थ्रू अपनी गवर्नमेंट बना सकती है। तो इस तरह से चूँकि दूसरे पार्टी का सहारा लेकर के उससे हाथ मिला करके जो गवर्नमेंट बनता है वो कॉलिएशन गवर्नमेंट कहलाता है, यानी कि गठबंधन की सरकार कहलाती है। आप देख सकते हो अभी रिसेंट इसका एग्जांपल महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है उसमें आप देख सकते हो कि उसमें NCP है, उसके साथ साथ कांग्रेस है, उसके साथ साथ शिवसेना है। मतलब कि इस तरह से 3 लोगों ने मिल करके, मतलब 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल करके वहाँ पे गवर्नमेंट बनाया हुआ है। ये कॉलिएशन गवर्नमेंट का एक एग्जांपल है। One of the most important function of the Lok Sabha is to select the executive. एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। द एग्जीक्यूटिव, एज यू रीड इन चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है, इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब कि एग्जीक्यूटिव ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन वॉट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। और हम एग्जीक्यूटिव का मतलब यानी कि उसके लिए हम गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लोकसभा में रूलिंग पार्टी का लीडर होता है। फ्रॉम द MPs हु बिलोंग टू हर पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर टू वर्क विथ हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के फैसलों को लागू करता है। These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, यानी कि फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। Often times in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. They then join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is the known as a coalition government. अभी कुछ सालों में हमने देखा कि काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को यानी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत यानी मेजॉरिटी नहीं मिल पाता, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। तो ऐसे सिचुएशन में कई पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के एक गठबंधन का सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पे काम करते हैं। The Rajya Sabha functions primarily as the representative of the states of India in the parliament. राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. किसी विधेयक को यानी कि लेजिस्लेशन, किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संसद का ये सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा। There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. तो पूरे राज्यसभा में 233 मेंबर्स को चुना जाता है अलग अलग राज्यों द्वारा, उसके इलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर्स के द्वारा,
और जो 12 मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। वो अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 245 मेंबर्स जो होते हैं वो राज्यसभा में होते हैं। टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार को नियंत्रित करना, उसको गाइड करना और जानकारी देना। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आर। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आर यानी प्रश्नकाल होता है। द क्वेश्चन आर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो ये क्वेश्चन आर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके माध्यम से सांसद यानी कि जो MPs होते हैं वो सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। और इसी के ज़रिए संसद जो है वो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को नियंत्रित करती है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज़ alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representative in the parliament, that is the MPs। इस तरह सरकार को भी सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी कमियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी MP। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल यानी अपोजिशन पार्टी जो होती है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the question asked by the MPs। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है और इसके चलते वो चुस्त भी रहती है। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। इसके अलावा वित्त से संबंधित यानी फाइनेंस से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स गाइड्स एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ये उन कई तरीक़ों में से एक है इसके थ्रू संसद यानी पार्लियामेंट गवर्नमेंट को नियंत्रित करती है, उसको गाइड करती है और उसको सूचित करती है। द MPs आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट एंड दिस इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। सी लॉ मेकिंग यानी कि नियम कानून बनाना। लॉ मेकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वी शैल रीड अबाउट इट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। संसद में कौन से लोग होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। संसद यानी पार्लियामेंट में विभिन्न बैकग्राउंड वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज़। अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है और बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था वे अब चुनाव जीतकर आगे आने लगे हैं। There has also been an increase in political participation from the Dalits and background classes.
दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है. Let us look at the following table that show the percentage of the population who voted in Lok Sabha election in different years. नीचे एक टेबल है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग ईयर्स में लोकसभा के लिए वोट डालने वालों की कितना परसेंट रहा है. तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट लोकसभा में 61.16 था. फिर फोर्थ में हम देख रहे हैं कि 61.33 है. फिफ्थ में 55, ये रेशियो कम हुआ है. सिक्स में 60 पॉइंट है तो ये भी कम हुआ है. एट्थ में 64 जो कि बढ़ा है. 10th ईयर में 55 जो कि काफ़ी कम हुआ है. 14th ईयर में 57 रहा जो कि ठीक नहीं है उतना. 15th में 58.19 है जो कि काफ़ी कम है अगर हम देखें तो 8th ईयर के अकॉर्डिंग. और 16th यानी कि 2014 में ये 66.40 जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रेशियो रहा है इंडिया में. It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. इसको देख के ये समझ में आता है कि जो भी प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता. देयर इज़ अ रियलाइजेशन दैट व्हेन interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. ये बात साफ दिखता है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद की कुछ सीटें HC और ST के लिए आरक्षित की गई हैं. This has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interests in Parliament. ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस चुनाव क्षेत्र से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते और संसद में उनकी भी उतनी हिस्सेदारी हो. Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है. दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड. इस पर अभी भी बहस जारी है. 60 years ago only 4% of MPs were women and today it is just above 9%. 60 years पहले से 4% थी और आज इनका रेशियो सिर्फ 9% ही आ पाया है. दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर दैट फैक्ट दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन. और आप जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन की लगभग आधी आबादी वुमेंस की है और इससे साफ होता है कि पार्लियामेंट में उन्हें बहुत ही कम जगह मिली है. इट इज़ इशूज़ ऑफ this kind that force the country to ask certain difficult and often resolved questions about whether our democratic system is representative enough. इसी तरह के मुद्दों की वजह से आज हमारी जो कंट्री ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे यानी कि अनरिसॉल्व्ड सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रातिनिधिक है या नहीं. The fact that we can ask these questions and are working towards answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have a democratic form of government. हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं. ये बात एक डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें इंडिया के लोगों की आस्था को झलकाती है. Thank you everyone.